I am audible and visible. Yes, sir. Okay. तो बच्चों आज टॉपिक होने वाला है, उसका नाम क्या रहेगा, किसी को पता है क्या? यस, क्योनोलिन लास्ट टॉपिक हो गया था हमारा। और 2023 में आप सबका स्वागत है। और अपना थोड़ा वीडियो ये म्यूट कर ले, चेतना म्यूट कर लो बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है आइसोक्यूनोलिन। क्या पढ़ेंगे हम आज? आइसोक्यूनोलिन, जो कि इस यूनिट का एक लास्ट पार्ट है विषम चक्रीय यौगिकों में। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में लास्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन को हम और क्या नाम से कॉल कर सकते हैं? बीटा गामा या 3,4 और बेंजो पिरिडिन, यानी कि बेंजीन के साथ पिरिडिन जुड़ी रहेगी लेकिन वो बीटा गामा या 3,4 वाली रहेगी। एक नाम और है इसका बेंजेजीन, और बेंजेजीन भी कौन सा वाला? 2 बेंजेजीन। जैसे एक बार हमने इससे पहले जब क्यूनोलिन पढ़ा था तो वो 1 बेंजेजीन पढ़ा था। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हम देख लेते हैं। ये रही बेंजीन रिंग और इसके साथ ये पिरिडिन जुड़ेगी। बस इस पिरिडिन की एक खासियत है कि नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। नाइट्रोजन यहाँ इस तरीके से आएगी, पहले वाले में नाइट्रोजन इस जगह पर आई थी, अब नाइट्रोजन यहाँ पर आई है। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ऐसे करेंगे, ये 1 रहेगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। लेकिन यही नंबरिंग जब अंदर करनी होती है अपन को, तो अंदर कैसे नंबरिंग होती है? नाइट्रोजन से नंबरिंग होती। तो इस नाइट्रोजन को हम 1 देते, इसको 2 देते, इसको हम 3 देते, इसको हम 4 देते, इसको हम 5 देते, इसको हम 6 देते। अंदर नंबरिंग इस तरीके से होती है और बाहर नंबरिंग इस तरीके से होती है। आगे बात सबको समझ में? तो ये नंबरिंग का पैटर्न है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो आइसोक्यूनोलिन है ये किन किन के नाभिकों में पाई जाती है? आइसोक्यूनोलिन किन किन यौगिकों के नाभिकों में पाई जाती है? तो बात करते हैं आइसोक्यूनोलिन के बारे में। तो आपको लिख लेना है कि आइसोक्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन एल्केलॉइडो जैसे पेपाउरिन नार्कोटिन आदि में पाया जाता है। सर ये वीडियो भी यूट्यूब पर डालोगे ना आप? बिल्कुल डालेंगे सब। सर कब डालोगे? आज ही? अरे अभी थोड़ी इनमें वो करनी पड़ेगी। अब हाँ, ये वाले वीडियो कंटिन्यू वाले डल जाएंगे, आज का वीडियो डल जाएगा, ओके सर। है ना?
तो आइसोक्विनोलिन एल्केनोइडो जैसे पेपाउरिन, नार्कोटिन आदि में पाया जाता है। क्लियर? तो हमने केवल अभी क्या जाना है कि आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका अंकन कैसे करते हैं, और वो एल्केलोइडो में मिलता तो है, लेकिन किन एल्केलोइडो में मिलता है, पेपाउरिन और नार्कोटिन जैसे एल्केलोइडो में ये पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियां, यानी कि जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जीएमपी। क्या बोलते हैं, जीएमपी, बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और हम सबसे पहले इसको बनाएंगे सिनेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम द्वारा। फर्स्ट मेथड जो होगा वो है सिनेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम द्वारा, सिनेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम द्वारा, सिनेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम द्वारा, बाई ऑक्सिम्स ऑफ सिनेमेल्डिहाइड। हाइड, आप सबको पता होगा सिनेमेल्डिहाइड की जो प्रेजेंस होती है, जो हमें मिलता है, किसी को पता है, दालचीनी, हमें ये दालचीनी से मिलता है, सिनामोन जिसे बोलते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन में क्या होगा, हमें सबसे पहले सिनेमेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को जानना है। तो सिनेमेल्डिहाइड में एक तो बेंजीन रिंग होती है, इस तरह से बेंजीन रिंग होती है, और इससे CH डबल बॉन्ड CHO होता है। और उसका अगर ऑक्सिम बनाना हो तो ऑक्सिम के लिए हमको NH2OH से रिएक्शन करवानी होती है, जिससे उसका ऑक्सिम बन जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और ये वाटर निकलने के बाद ये बन जाएगा सिनेमेल्डिहाइड का ऑक्सिम। ये स्ट्रक्चर देखिए ऐसे हो जाएगी। इसको प्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका देखो, ऐसे होगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ NOH बचेगा। अब यहाँ एक बेकमान पुनर्व्यवस्था होती है, बेकमान रीअरेंजमेंट, जिसमें इस नाइट्रोजन पर जो अटैच बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी रीअरेंज होती है, इसको बोलते हैं बेकमान पुनर्व्यवस्था। बेकमान पुनर्व्यवस्था, देखिए इस पुनर्व्यवस्था में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनेगी तब और क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए ये CH ऐसे कैसे रहा, ये डबल बॉन्ड CH ऐसे कैसे रहा, बस CH की जगह पर यहाँ नाइट्रोजन आ गया, और जहां नाइट्रोजन था वहां CH चला गया, बस इतना चेंजेज हुआ है। ये CHOH, नाइट्रोजन और CH अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, और इस रिंग से ये हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं। और देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, इसको गर्म करेंगे अपन, और गर्म करते ही इसमें से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। गर्म करते ही क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और जल निकलने के बाद देखिए स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी होगी, ये बन जाएगा आइसोक्विनोलिन। देखिए ये CH, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ फिर CH, और यहाँ बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्डिंग आ गई, और यहाँ क्या जाएगा, नाइट्रोजन, और इसी का ही नाम क्या होता है, आइसोक्विनोलिन। क्या नाम होता है, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम याद रखना सबको, बेकमान पुनर्व्यवस्था। बेकमान पुनर्व्यवस्था, आप यहाँ जब गर्म करेंगे तो यहाँ एक कैटलिस्ट की नीड होगी, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जो कि एक निर्जलीकारक होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पानी निकालने का काम कौन करेगा, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ तक आप नोट कर ले,
तो मुझे बता दीजिएगा। लिख लिया सर। ओके, चलिए अब दूसरे रिएक्शन पर हम चलते हैं, और दूसरे रिएक्शन का नाम है विशलर नेपी अराल्स की अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम सुन ले पहले, विशलर नेपी अराल्स की अभिक्रिया। विशलर्स नेपी अराल्स की रिएक्शन। अब बच्चों देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, बात इसकी कर। इस रिएक्शन में कोई बीटा फेनिल एल्किल एमाइड होता है, तो हमें लिखना है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में बीटा फेनिल एथिल एमाइड, बीटा फेनिल एथिल एमाइड को फॉस्फोरिल क्लोराइड, सूत्र पता होगा आपको, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड जिसको अपन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, POCl3, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5, अथवा निर्जल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मींस ZnCl2 के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाए, हाई टेम्परेचर पर हीट देते हैं, गर्म किया जाए तो यौगिक का चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण, साइक्लिक डिहाइड्रोजिनेशन, चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनता है। डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनता है। अब ये बन गया, जो सल्फर, सेलेनियम या पैलेडियम व कार्बन की उपस्थिति में गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकृत होकर मीन्स विहाइड्रोजनीकृत होकर आइसोक्विनोलिन में परिवर्तित हो जाता है। आइसोक्विनोलिन में परिवर्तित हो जाता है। यह आइसोक्विनोलिन में बदल जाएगा। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन से और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले बीटा फेनिल एथिल एमाइड, ये क्या होता है भाई, देखिए बीटा फेनिल है और एथिल एमाइड, NHCOR,
ये कुछ भी हो सकता है। अब बीटा फेनिल इसलिए बोला क्योंकि ये एमाइड ग्रुप है, ये क्या है, एमाइड ग्रुप है। अब ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, तो इस बीटा पर ये रिंग क्या बन जाएगी, फेनिल बन जाएगी। तो बीटा पे फेनिल है और ये 2 कार्बन है, इसलिए एथिल है, और RCONH को क्या बोलते हैं, एमाइड है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा फेनिल इथाइल एमाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब हमने कुछ कंडीशंस दी और उसमें गर्म किया इसको। देखो ये गर्म किया हमने, और यहाँ किसकी प्रेजेंस में गर्म किया, POCl3 हो सकता है, P2 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से POCl3 का एक Cl निकल गया और एक H हटा दिया गया, तो निकल गया टोटल HCl, और हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए इसके निकलने के फलस्वरूप क्या बना है, बस उस पर फोकस होना। ये रिंग ऐसे कैसे आएगी, ये ऐसे कैसे रहेगा, NH तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस C, अब देखिए ये C वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और POCl3 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ अटैचमेंट कैसे होगा, इस C से एक तो R जुड़ेगा। अब ये C से OB है, O के साथ ये POCl2 जुड़ जाएगा। O के साथ क्या जुड़ जाएगा, POCl2, यानी कि यहाँ POCl3 रिएक्शन में भाग ले रहा है। देख लीजिए आप, क्या रह रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और इससे ये बंध टूट जाएगा। ये वाला POCl2 यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में, और H बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से निकलने वाला क्या क्या है, एक तो H निकला, एक O निकला, एक POCl2 निकला। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, तो बचा क्या, बचा देखिए यहाँ पर ये यहाँ नाइट्रोजन रह गया, C के साथ यहाँ R जुड़ा हुआ है, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये आ गया। अब क्या करें अपन, यदि आप इस एल्किल ग्रुप को, यदि आप इस एल्किल ग्रुप को, ये जो रिंग वाला है, इसमें से यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, भी हाइड्रोजनीकरण कर दो, तो आपको यहाँ पर गर्म करना पड़ेगा, जिसमें आपको पैलेडियम विद कार्बन, सल्फर या सेलेनियम लिया था, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी और आइसोक्विनोलिन का एल्किल उत्पन्न बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन इसी के साथ आ रहा है इसे, ये डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन। क्या बोलेंगे, 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन। तो ये एल्किल डेरिवेटिव आपने बना दिया। आप चाहते तो यहाँ से, आप चाहते तो यहाँ से क्या हटा सकते थे, यहाँ से R को शुरुआत में भी हटा सकते थे, R की जगह पर आप H ले लेते, तो आपका क्यूनोलिन ही, आइसोक्विनोलिन ही बन जाता। तो ये रिएक्शन है विशलर नेपी आराल्स की अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। और नोट कर ले तो बता दीजिएगा। यस, बताइए, नोट किया। ओके, ये सेकंड नंबर की रिएक्शन थी अपनी। अब 2 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर की रिएक्शन, जिसका नाम है पिक्टेट पिक्टेट स्पेंगलर, पिक्टेट स्पेंगलर
अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें एक बीटा एरिल एथिलेमीन होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में बीटा एरिल, एरिल से तात्पर्य वही बेंजीन रिंग होती है, फेनिल बोलोगे आप, बीटा एरिल एथिल एमीन, पहले एमाइड लिया था और अब क्या ले रहे हैं हम, एमीन ले रहे हैं, तो CONH2 की जगह पर NH2 का हम यूज करेंगे और बीटा ही एरिल या फेनिल का यूज करेंगे। तो इसमें इस अभिक्रिया में बीटा एरिल एथिलेमीन की किसी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जानते हैं सब, RCHO, किसी एल्डिहाइड के साथ HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति में, HCl की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति में, in the presence higher amount of HCl with aldehyde reacted with beta aryl ethylamine की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित करवाया जाता है। संघनित का मतलब है कोई छोटे अणु यहां से इनके बीच में से निकलेंगे, संघनित किया जाए तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है, आइसोक्विनोलिन बनता है, जो पैलेडियम कार्बन के साथ गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकृत होकर आइसोक्विनोलिन व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए कैसे बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा इसमें पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी ना, सेम वैसे की वैसे ही रिएक्शन आनी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, बीटा एरिल के लिए ये बेंजीन रिंग बनानी है ऐसे। अब बीटा लाने के लिए अब NH2 लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, NH2, ये NH2, ठीक है, और यहाँ पर ये H फ्री कर देना है, बीटा इसलिए क्योंकि अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो और ये एथिल बन जाएगा और ये एमीन बन जाएगा, तो नाम क्या होगा इसका, बीटा फेन। अब एरिल क्या की जगह क्या बोल सकते हैं आप, फेनिल, तो बीटा फेनिल एथिल एमीन इसका नाम है। अब इसको कुछ परिस्थितियों में आप संघनित करवाओगे गर्म करके, तो RHCHO और HCl की अधिक मात्रा के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप गर्म करोगे, ठीक है, जिससे क्या निकल जाएगा, जल का निष्कासन हो जाएगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा। और देखिए पानी निकलने के बाद में यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन देखिए आप यहाँ पर ये NH, ठीक है, NH
अब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया गया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है। थोड़ा इसको सही ढंग से बनाते हैं। देखिए बीटा पोजीशन वाला बनाएंगे अपन, तो बीटा पोजीशन पर ऐसे आएगा, H+ यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, और R CH2 से देखो यहाँ R CH2 से O निकल गई है, और NH2 से एक H यहाँ से निकल गई है। तो देखिए यहाँ क्या बचा है, CH यहाँ बचा है, R यहाँ पर है, और अब ये हाइड्रोजन है रिंग की, ये हाइड्रोजन देखिए अभी कैसे शिफ्ट होगी, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएगा, ये प्लस इस CH पे जाएगा, ठीक है, ये A+ किस पे जाएगा, CH पे जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी, H+ यहाँ से निकल जाएगी। और देखिए कैसे H+ निकलने के बाद में व्यवस्था क्या आई है, व्यवस्था इस तरीके से आई है, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ ऐसे कैसे, NH+ था जिससे NH बन गया, और देखिए यहाँ ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, और इसके साथ क्या क्या जुड़ जाएगा, एक तो R पहले से जुड़ा हुआ है और एक H, और ये जो H था ये निकाल दिया गया H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ ये आया, लेकिन इस कार्बन पर प्लस आया था, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ माइनस आया है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, एक यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, तो इसका भी हाइड्रोजनीकरण करूंगा पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में, तो यहाँ से 2H2 निकल जाएगा, चार हाइड्रोजन निकल जाएंगे टोटल, तो चार कहाँ कहाँ से निकलेंगे, और जहां से चार हाइड्रोजन निकलेंगे वहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो इनके बीच में से निकले थे, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक, फिर एन ही रहेगा, NH नहीं आएगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन इस C और N के बीच में से निकालने हैं, और यहाँ पर R आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वही 1 एल्किल आइसोक्यूनोलिन, यानी कि आइसोक्यूनोलिन का एल्किल व्युत्पन्न डेरिवेटिव यहाँ से बन गया, आइसोक्यूनोलिन। तो नोट कर लीजिए रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विशलर नेपियराल्स की और पिक्टेट स्पेंगलर, दोनों में प्रोसीजर सेम ही है। और नोट कर ले तो बता दीजिएगा। हम ऐसी की ऐसी एक रिएक्शन और करेंगे, बस उसमें बीटा फेनिल का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव रहेगा एमाइड के साथ। नोट कर ले तो बता दीजिए बेटा। हम 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हम 4th रिएक्शन पे चल रहे हैं। 4th रिएक्शन का जो नाम है वो है पिक्टेट आर्स गार्स संश्लेषण, पिक्टेट गार्स संश्लेषण। पिक्टेट साइंटिस्ट पहले वाला ही है, पिक्टेट गार्स सिंथेसिस। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होना है, यह नेपियराल्स की जो है ना उसी का ही एक सुधरा हुआ रूप है, ठीक है ना। तो करेक्टेड फॉर्म में तो लिख, इसमें हम लैंग्वेज लिखते हैं, यह विधि, यह विधि अब विशलर नेपियराल्स्की का, विशलर नेपियराल्स्की का, नेपियराल्स्की का
सुधरा हुआ रूप है, सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में बीटा हाइड्रोक्सी, बस ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एथिलेमाइड, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आई है बीटा हाइड्रोक्सी, बाकी बीटा फेनिल एथिलेमाइड तो अपन नेपियर अलस्की में भी पढ़ चुके हैं। को अम्ल उत्प्रेरक, एसिड कैटलिस्ट, अम्ल उत्प्रेरक या P2O5 के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में या तो आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, और यौगिक का शीघ्र ही निर्जलीकरण हो जाता है, यौगिक का शीघ्र ही निर्जलीकरण हो जाता है और बना हुआ स्ट्रेलेमाइड, यौगिक का नाम है स्ट्रेलेमाइड, गर्म होने पर जल का एक अणु खोकर, जल का एक अणु खोकर चक्रीकृत हो जाता है, साइक्लिलाइज्ड हो जाता है। अब ये तो हम रिएक्शन समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे इसकी साइक्लिंग होती है। तो देखिए बीटा फेनिल एथिलेमाइड अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी बीटा पर हमने OH भी जोड़ना है। देखिए ऐसी स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने एमाइड बनाया था, याद करिए आप ऐसे। अब इसमें बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, इस बीटा कार्बन से क्या जोड़ना है हमको, OH जोड़ना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा फेनिल और इथाइल एमाइड, ये इसका नाम बन जाएगा। अब कहा इसको निर्जलीकृत करना, तो आप यहाँ P2O5 की उपस्थिति में इसको आप गर्म कर दीजिए, तो यहाँ से जल का निष्कासन हो जाएगा। अब देखिए जल का निष्कासन यहाँ से कहाँ से हुआ है, इस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन का जो OH है, इनके बीच में से जल निकल जाएगा और देखिए यहाँ पोजीशन इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ कंडीशन। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया इस जगह पे, ठीक है, ये NH है ही सही, यहाँ NH है ही सही, यहाँ C डबल बॉन्ड O R है, ठीक है। अब ये कीटो रूप है, कौन सा रूप है, कीटो। तो कीटो को आप कन्वर्ट कर देंगे, समावेवी बना देंगे इसका, और इसका समावेवी देखिए ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन का देखिए, इस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, ये तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ दे दिया जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और H O के पास चला जाएगा। मीन्स H जब O के पास जाएगा तो अभी ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, देखिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी OH और यहाँ क्या है R। और जैसे ही आपने इसको बनाया तो ये भी निर्जलीकृत हो जाएगा, यहाँ से जल निकलेगा और जल निकलते ही देखिए यहाँ पर किस कंडीशन में इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए
थोड़ी यहाँ ये मिस्टेक हो गई नाइट्रोजन को जोड़ने में, हमें नाइट्रोजन को जोड़ने में मिस्टेक हो रही है। देखिए आप, ये जो हमने नाइट्रोजन लिया है, ये नाइट्रोजन यहाँ ऐसे नहीं जुड़ेगा, बल्कि इसमें देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन ऐसे जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है, नहीं तो रिंग कंप्लीट नहीं होगी। अब देखिए आप यहाँ इजी गोइंग में प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये रिवेंजनिंग आ गई, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ ही गया, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन है ही सही, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ इनके बीच में से क्या निकल जाएगा, ये पानी निकल जाएगा, और यहाँ जैसे जल निकलेगा तो यहाँ सी डबल बॉन्ड एन आएगा, और इस सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आर। तो ये भी 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर सबको? ये पिक्टेट गार संश्लेषण अभिक्रिया है। हाँ जी बोले। ये 4th नंबर की रिएक्शन थी, पिक्टेट गार संश्लेषण। हमें वापस से रीजॉइन होना है सबको, और रीजॉइन होकर नेक्स्ट रिएक्शन हम समझेंगे। यस, हाँ जी बेटा, यहां तक सबने नोट कर लिया? ओके, हम अब रीजॉइन होंगे नेक्स्ट 5 मेथड के लिए। हमको यहाँ पर रीजॉइन होना है।